Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next question, that is all contracts are agreement but all the agreements are not contract. बहुत important question. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। इन चीज़ों को समझने के बाद हम देखेंगे कि क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, क्या हर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट तो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कानून जिसे मानता हो, कानून जिसको इन्फोर्स करा सके, कानून के अकॉर्डिंग वो वैलिड हो, वही एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हर एक समझौते जो हैं होते हैं वो करार नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, this statement has extreme importance in the contract law that all contracts are agreement but all the agreements are not contract, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा। दिस स्टेटमेंट्स आल्सो शोन्स द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस भी बताती है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। दिस स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो स्टेटमेंट टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एक करार में जो है हमेशा समझौता होता ही होता है, लेकिन हर एक समझौते में करार नहीं होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एग्रीमेंट उसकी फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर उसमें एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही है कॉन्ट्रैक्ट की, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी ऑफर्स एंड सेकंड पार्टी एक्सेप्ट दैट ऑफर। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, दैट बिकम अ प्रॉमिस। ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और उसके साथ अगर वहाँ पे कंसिडरेशन होगा तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये तो एक वैलिड कंडीशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर उसमें एग्रीमेंट होगा तो। और एग्रीमेंट में ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड वहाँ पे कंसिडरेशन होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता ही होता है। अब लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं जरा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स मीन्स दैट वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेयर शैल ऑलवेज बी अ एग्रीमेंट, वहाँ पे एग्रीमेंट होगा ही होगा। और द एग्रीमेंट इज एन इजेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का इजेंशियल एलिमेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट कैन नॉट बी इमेजिन। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट ना हो, ना तो उसमें ऑफर हो, ना उसमें प्रपोजल हो, ना उसमें कंसिडरेशन हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता, नहीं बन सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट कैन नॉट बी इमेजिन, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेक्शन 2E जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताता है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ऊपर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी इसकी। 2E डेफिनेशन बताता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस की जब हम बात करते हैं इट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हर एक ऑफर एक्सेप्टेंस में या सेट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन भी होगा, वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। प्रॉमिस मैंने आपको पहले बताया, प्रॉमिस क्या होता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक ऑफर करता है, कुछ कंडीशंस लगाता है, दूसरा एक्सेप्टेंस देता है, उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो है रेडी हो जाता है। दैट इज बिकम द प्रॉमिस। तो दोनों साइड से यहाँ पे क्या बन गया, प्रॉमिस। वो भी अपनी पूरी बातों को पूरा करेगा, वो भी अपनी बातों को पूरा करेगा, तो दैट इज अ सेट ऑफ प्रॉमिस। तो जब प्रॉमिस के साथ फिर जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है ना, उस प्रॉमिस के साथ, उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ जब कंसिडरेशन, कुछ लेना देना भी हो जाता है ना,
that is become agreement. Whereas under the section 2(4), only that agreement has been considered as contract which is enforceable by law. साथ में ये भी बताया कि वही कॉन्ट्रैक्ट जो है, वही एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कि मैं आपको पहले टॉपिक में बता चुका हूँ. चलिए आगे चलते हैं. सेक्शन 2(h) प्रोवाइड्स दैट द सच एग्रीमेंट शैल बी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ये आपने पहले ही पढ़ा है. वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वो ही एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कानून उनको मानता हो, उनको इन्फोर्स करा सकता हो. अगर कोई भी पार्टी जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 20,000 में दूंगा वो टीवी और उसके बदले में 20,000 लूँगा, तो बाद में मुकर जाता है, तो आप अपने प्रॉमिस से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं. इस कंडीशन में आप उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट को कोर्ट में जाके क्या करा सकते हैं, इन्फोर्सेबल करा सकते हैं. तो वो सारे एग्रीमेंट जिनको आप कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, एप्लीकेबल करवा सकते हैं, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए दस एन एग्रीमेंट मेनली रिक्वायर्स 3 थिंग्स. तो एग्रीमेंट में 3 चीज़ें होती हैं. 2 पार्टीज़, हमेशा 2 पार्टीज़ होती हैं. प्रॉमिस होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन. और जब इन एग्रीमेंट के साथ ये 2 बेसिक एसेंशियल कंडीशन जुड़ जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड सच एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, ये सारी. इसके अलावा आपने वहाँ पे ये भी देखा कि इसके साथ आपको पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए. वो तो आपने पढ़ा ही पहले. इन्फोर्सेबल बाय लॉ तभी होता है ना जब उसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ भी हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो, फ्री कंसेंट भी हो, कंसिडरेशन तो आपने पढ़ ही लिया. तो तब इट मीन्स कि जो एग्रीमेंट है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. इसलिए बोलते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एग्रीमेंट होता ही होता है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. द फर्स्ट वर्ड ऑफ डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. अगर आप उसको थोड़ा और डीप में देखें तो आप देखेंगे कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं एग्रीमेंट, ऑल द एग्रीमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऑल द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता ही होता है. अदरवाइज इट कैन बी सेड द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 2 पार्टीज, प्रॉमिस, कंसिडरेशन और उसमें विच आर ऑल्सो द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एग्रीमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों चीज़ें चाहिए ही होती हैं. पार्टीज़ भी चाहिए होती है, प्रॉमिस भी चाहिए होता है, कंसिडरेशन भी चाहिए होता है. आप और भी लिख सकते हैं, फ्री कंसेंट भी चाहिए होती है, कॉम्पिटेंसी तो पार्टी भी चाहिए होती है. मतलब एग्रीमेंट के लिए ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए. और बाकी कॉन्ट्रैक्ट अदर कंडीशन भी फुलफिल हो जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो इसलिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता ही होता है. सेकंड देखते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है, इमॉरल भी हो सकता है, फोर्सेबल भी हो सकता है, इनफोर्सेबल भी हो सकता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मॉरल, लीगल और फोर्सेबल ही होता है. तो हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें लीगैलिटी भी हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, कंसेंट भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो. लेकिन एग्रीमेंट में तो सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन. तो हर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. ये जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वही बनता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसको कोर्ट भी मानती हो. किसी को मारने का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है क्या? नहीं करती है. तो एग्रीमेंट तो बड़े सारे होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. तो हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. द मेन रीज़न फॉर दिस दैट द प्रॉमिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ फॉर द अरेंजमेंट. द मेन रीज़न फॉर दिस दैट द प्रॉमिस is not required to be enforceable by the law of the agreement. A promise could be such which cannot be enforceable by law. Promise वैसा होना चाहिए जो कि enforceable by law होना चाहिए, but give rise to an agreement.
लेकिन एग्रीमेंट भी वहाँ पे हो। तो हर एक प्रॉमिस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, लेकिन वहाँ पे एग्रीमेंट जरूर बन जाता है। बट एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्स बाय लॉ शेल नॉट गिव बर्थ टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एग्रीमेंट। यही कारण है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो इसलिए है क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो तो हो ही जाता है, चाहे वो लीगल चीज़ें हों इलीगल चीज़ें हों, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बीच में और बड़ी सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। तो अगर कोई एग्रीमेंट उन सारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है तो वो हमेशा एग्रीमेंट ही रह जाता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है जी। बोथ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ए प्रॉमिस टू सेल हिज व्हीकल टू बी फॉर द ₹50,000 एंड ए एग्रीड ऑन दैट। दिस इज सच एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन ए एंड बी विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ए जो है बी को अपना व्हीकल जो है 50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है, ए भी उस बात पे एग्री हो जाता है। अब ये एग्रीमेंट वैलिड है, तो इसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल अगर आप करा सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आप कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ ही बेच रहे हैं जो कि वैलिड है। तो अगर आपका एग्रीमेंट कोर्ट इन्फोर्सेबल करवा सके तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इफ़ एनी पार्टी डज नॉट फॉलो द एग्रीमेंट द अदर पार्टी कैन इन्फोर्स इट थ्रू द कोर्ट। अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा ना करे, ए ने अपना व्हीकल देने का वादा किया 50,000 में, तो बी उसको 50,000 तो देता है लेकिन वो अपना व्हीकल नहीं देता, तो इस कंडीशन में वो कोर्ट में जा सकता है। यस, वो कोर्ट में जा सकता है और अपना जो है कोर्ट से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। दिस एग्रीमेंट गिव्स राइज टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ़ ए इन्वाइट्स बी फॉर द डिनर ऑन द पर्टिकुलर डे फॉर विच बी गिव्स हिज कंसेंट। ए जो है बी को एक खास दिन पे घर पे खाना खाने के लिए बुलाता है, रात के खाने के लिए। ऑन दैट डे ए प्रिपेयर्स अ डिनर। उस दिन ए खाना भी बनाता है लेकिन बी नहीं आ पाता है। क्या ये एग्रीमेंट जो है ये इन्फोर्सेबल है? नहीं, क्योंकि ये एक मॉरल लाइबिलिटी है, ये एक लीगल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा। आपके नैतिक रिलेशन कुछ और होते हैं, मॉरल रिलेशन कुछ और होते हैं, लीगल यहाँ पे कहीं भी इस जब आपने एग्रीमेंट किया था उसको कोई लीगल प्रॉमिस थोड़ी किया था, तो आपकी कोई लीगल इंटेंशन थी क्या इस प्रॉमिस को पूरा करने की? नहीं थी। तो मॉरल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी लीगल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको क्या समझ में आता है? बोथ दीज एग्जाम्पल शो दैट द एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्स बाय लॉ। तो दोनों एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ समझ में आता है कि दोनों ही टाइप के जो एग्जाम्पल आपने पढ़े वहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन अगर आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, लेकिन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना तो उसमें हमेशा एग्रीमेंट होता ही होता है। दिस ऑल्सो शोज अनदर थिंग दैट द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट इज़ वाइड। यहाँ से दो तीन चीज़ें और पता चलती हैं कि एग्रीमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप कम है। क्योंकि द थिंग इज द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट इज़ वाइड बट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी नैरो। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का स्कोप बहुत वाइड है, कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा नैरो है, छोटा है। एग्रीमेंट कैन बी वैलिड इनवैलिड। हर कोई एग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होता, वो वैलिड हो सकता है अगर वो बाकी शर्तें पूरी कर देता है। तो एग्रीमेंट वैलिड भी होता है, इनवैलिड भी होता है, मॉरल भी होता है, इमॉरल भी होता है, फोर्सेबल भी होता है, इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड और इन्फोर्सेबल होता है, ये कभी भी मॉरल नहीं होता। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता ही होता है। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है? एग्रीमेंट है। लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एग्रीमेंट तो बड़े सारे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं ना करवा पाए तो वो फिर हमेशा एग्रीमेंट ही रहता है। या फिर आप एग्रीमेंट ऐसे कर रहे हैं जो कि इन्फोर्सेबल है ही नहीं। किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का रेप करने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी के घर में चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब ये है कि कल को अगर कोई एक पार्टी मुकर जाए या फिर अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं निभाए तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था और इसने इसको निभाया नहीं। तो मैंने अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप किसी सी पर्सन का मर्डर कर दो, और मैंने आपको 50,000 दे दिए और उसके बाद आप मर्डर नहीं करते, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ?
मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ कि जी मैंने इसको इजाज़त दी इसका मर्डर करने के लिए, तो कोर्ट क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा सकता है? क्या मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएगा, या उसको कोई पनिशमेंट देगा, या उसको कोई कंपनसेशन मुझे देने के लिए बोलेगा? नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ थे ही नहीं। तो यहाँ से आपकी जो दोनों बातों क्लियर होती हैं। अब देखते हैं व्हेन एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल, कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल हैं। अब वो सारे एग्रीमेंट जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट की बाकी शर्तें पूरी कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कब इन्फोर्सेबल हो जाते हैं? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे दो पार्टियां हों, फ्री कंसेंट हो, वो अडल्ट हो, साउंड माइंड हो, कंसिडरेशन वहाँ पे हो, इंटेंशन हो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। मॉरल लाइबिलिटी में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है। जब आप मार्केट से जाके टीवी, फ्रिज, कार कुछ भी खरीद रहे हैं तो आप उस पार्टी के साथ एक लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन रखते हैं। तो लीगल इंटेंशन वहाँ पे हो, कंसिडरेशन वहाँ पे हो, लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अनसर्टन नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अगर किसी एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें हैं तो वो इन्फोर्सिबल है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे जो कि इन्फोर्सिबल नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीज़ें जो अभी आपने ऊपर जो पढ़ी वो वहाँ पे नहीं होंगी, ना तो वहाँ पे पार्टीज़ हैं, ना फ्री कंसेंट है, ना कंसिडरेशन है भी इनवैलिड है, ऑब्जेक्ट इनवैलिड है, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ है, माइनर बच्चा है कोई, अनसाउंड माइंड है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनसर्टन नेचर है, शादी को रोकने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रेड को रोकने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग को रोकने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैगरिंग नेचर का, सट्टा का को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो। तो क्या वो सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हैं? क्या वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं, या क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आपने एग्रीमेंट को भी पढ़ा और आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा। वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वो सारे प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होता है वो सारे क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। ये भी आपने ऊपर पढ़ा। अब देख लेते हैं इनमें फ़र्क क्या है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्रीमेंट: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो जब भी एग्रीमेंट बनता है ना उसमें 3 कंडीशनें होती हैं। एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट आप जब बनाते हैं तो उसमें ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, दोनों को मिलके वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, और वहाँ पे होता है कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये 3 कंडीशनें तो चाहिए ही। एग्रीमेंट तो होता ही है, एग्रीमेंट मीन्स कि ये तीनों कंडीशन वहाँ पे हैं, साथ में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ भी चाहिए। एन एग्रीमेंट कुड बी लीगल, और एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। इसमें क्या है, कानून उसको इन्फोर्स नहीं करेगा, बस एग्रीमेंट तो आप जितने मर्जी बना लो। तो एक एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इलीगल हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि लॉफुल हो, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट में और मे नॉट बी इन्फोर्सिबल लॉ, एग्रीमेंट कानून के थ्रू फोर्सेबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर एग्रीमेंट वैलिड है तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। एरिया ऑफ एग्रीमेंट इज़ वेरी वाइड, एग्रीमेंट का एरिया बहुत वाइड है, क्योंकि ये लीगल, इसमें कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, मॉरल भी हो सकता है। एनी एग्रीमेंट इवन इफ़ नॉट इन्फोर्सिबल, कोई भी एग्रीमेंट जो कि इवन इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट भी नहीं है वो भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो वो हमेशा रहेगा ही रहेगा ना, क्या उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं ना आई, चाहे वो मॉरल हो, इमोरल हो, लीगल हो, इलीगल हो, लेकिन एग्रीमेंट तो वो रहा। एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लिमिटेड, लेकिन एरिया, कॉन्ट्रैक्ट का एरिया जो है लिमिटेड होता है। एरिया ऑफ एग्रीमेंट बहुत वाइड होता है, इसका बहुत लिमिटेड होता है। इसमें हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। लिमिटेड एज एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो इसका एरिया वाइड है, नैरो है। द सर्टनिटी ऑफ द वैलिड लाइबिलिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल एग्रीमेंट लाइक मॉरल, रिलीजियस। तो सर्टनिटी, लाइबिलिटी की जो सर्टनिटी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये मॉरल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा लीगल होती है। एवरी एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। तो एग्रीमेंट में 3 चीज़ें होंगी तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट में ये बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, लाइक कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी नहीं चाहिए, फ्री कंसेंट नहीं चाहिए, सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं चाहिए, ठीक है जी, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। वहाँ पे एग्रीमेंट भी चाहिए, फ्री कंसेंट भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ भी चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये है आपके पास
कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।